हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। लोक व्यवहार। चैप्टर 8। बेहतर तकनीक चमत्कार भी कर सकती है। एक बात हमेशा दिमाग में रखें कि दूसरे लोग पूर्णतया गलत हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी नज़रों में सही होते हैं। इसलिए उनकी निंदा या आलोचना मत करिए। कोई भी मूढ़ व्यक्ति ऐसा कर सकता है, उन्हें समझने का प्रयास कीजिए। केवल योग्य विरले ही ऐसा कदम उठाने का प्रयास करते हैं। सामने वाला ऐसा आचरण क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों सोच रहा है, इसके पीछे कोई कारण अवश्य ही होता है। उस कारण की तह में जाने का प्रयास कीजिए। उसके सारे कार्यों की चाबी आपके हाथ आ जाएगी। उसके बाद पूरी ईमानदारी से स्वयं को उसके स्थान पर रखकर सारी स्थितियों का मिश्रण कीजिए। स्वयं से प्रश्न कीजिए, यदि मैं उसके स्थान पर होता तो कैसा महसूस करता। यदि आप ऐसा करते हैं तो सारी समस्याएं पलक झपकते दूर हो जाएंगी, क्योंकि कारण में दिलचस्पी लेकर निष्कर्षों की आलोचना करने से बच सकते हैं। आपकी मानवीय संबंधों की कला में भी निखार आएगा। हाउ टू टर्न पीपल इनटू गोल्ड पुस्तक में केनेल एम गुड ने लिखा है। थोड़ी देर रुककर सोचिए। आपकी अपने में बहुत रुचि है, लेकिन दूसरों में रुचि बहुत कम है। दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति ऐसा सोचता है। आप यह बात जान लेंगे तो आप भी रूजवेल्ट तथा लिंकन की भांति मानवीय संबंधों की अकेली बुनियाद को समझ पाएंगे और समझ जाएंगे। लोगों को प्रभावित करने के लिए आपको सामने वाले के नज़रिए को समझना जरूरी है। हेम्पस्टेड, न्यूयॉर्क के सैम डगलस की पत्नी अक्सर लॉन की सफाई करती थी, लेकिन सैम को लगता कि वह बेकार समय बर्बाद करती है। वह लॉन से खरपतवार साफ करती थी, खाद डालती थी। इतनी मेहनत के बाद भी सैम कहता था कि लॉन गंदा ही नज़र आता है। उसकी यह बात सुनकर मिसेस सैम चिढ़ जाती थी। उनकी सारी शाम बर्बाद हो जाती थी। डगलस ने हमारे कोर्स में भाग लिया और अनुभव किया कि वह इतने सालों में से कितना मूर्खतापूर्ण आचरण कर रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि पत्नी अपने सफाई के शौक के कारण इतनी मेहनत करती थी और प्रशंसा सुनना चाहती थी। एक शाम खाना खाने के बाद पत्नी ने कहा कि वह लॉन की सफाई करना चाहती है। उसने सैम से भी चलने का अनुरोध किया। पहले सैम ने मना किया, लेकिन फिर वह लॉन में गया और खरपतवार उखाड़ने में मदद करने लगा। पत्नी बहुत खुश हुई और फिर दोनों ने बातें करते हुए 1 घंटे में लॉन की सफाई कर दी और पता नहीं चला। अब सैम अक्सर बागवानी में पत्नी की मदद करने लगा तथा साथ ही प्रशंसा भी करता कि उसी की मेहनत का परिणाम है जो कंक्रीट जैसी सख्त ज़मीन के बाद लॉन इतना साफ दिखता है। इससे उसका वैवाहिक जीवन पहले से भी ज़्यादा सुखी हो गया। डगलस ने पत्नी के दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दिया था, चाहे मामला खरपतवार जैसी मामूली सी चीज़ का था। गेटिंग टू पीपल पुस्तक में डॉक्टर जेराल्ड एस निरेनबर्ग लिखते हैं, किसी चर्चा के दौरान आप दूसरों का सहयोग तभी प्राप्त कर सकते हैं जब दूसरों के विचार और भावनाओं को अपने विचारों तथा भावनाओं के बराबर महत्व देते हैं। यदि आप चाहते हैं कि श्रोता आपके विचारों को पसंद करे, उनके साथ सहमत हो, तो आपको चर्चा इस प्रकार करनी चाहिए कि सामने वाला चर्चा की दिशा को समझ जाए। विचार व्यक्त करने से पहले सोच ले कि क्या एक श्रोता के रूप में आप भी विचार सुनना पसंद करेंगे। आप श्रोता के दृष्टिकोण को समझ जाइए। श्रोता आपके दृष्टिकोण को अपने आप समझ लेगा।
मुझे घर के समीप वाले पार्क में घुड़सवारी करना तथा घूमना अच्छा लगता है। एक ओक ट्री से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है, लेकिन दुख भी होता है क्योंकि हर साल कई पेड़ों में आग लग जाती है और वे राख हो जाते हैं। आग अपने आप नहीं लगती, ना किसी सिगरेट पीने वाले की लापरवाही से लगती है, बल्कि जंगल में आग पिकनिक मनाने वालों की वजह से लगती है, जो वहाँ अंडे और फ्रैंक पर्टर बनाते हैं। कभी कभी आग इतनी भयंकर होती है कि दमकल को बुलाना पड़ता है। वैसे पार्क के एक कोने में बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पर साफ लिखा है कि यहाँ आग जलाने पर जुर्माना किया जाएगा, लेकिन एक कोने में लगे होने के कारण लोगों की नज़र इस बोर्ड पर पड़ती ही नहीं थी। सुरक्षा के लिए एक पुलिस वाला भी तैनात रहता था, लेकिन वह लापरवाह इंसान था, इसलिए जिसकी जो मर्जी होती थी वह वही करता है। एक बार मैंने पुलिस वाले को बताया कि पार्क में आग लग रही है, वह तुरंत दमकल विभाग को फ़ोन कर दे, लेकिन पुलिस वाले ने कह दिया कि यह स्थान उसके एरिया में नहीं आता, इसलिए फ़ोन नहीं करेगा। मैं बहुत बेचैन हो गया और तभी सुरक्षा का जिम्मा अपने हाथ में ले लिया। प्रारंभ में मैंने किसी दूसरे के दृष्टिकोण को समझना ही नहीं चाहता था। जब भी किसी को आग जलाते देखता था तो दुखी हो जाता। पार्क को बचाने के चक्कर में कभी मैं बहुत उतावला हो जाता। मैं घोड़े पर चढ़कर उन युवाओं के पास जाता और कहता था कि यदि 1 मिनट के अंदर उन्होंने आग नहीं बुझाई तो पुलिस को सूचित कर दूंगा, जुर्माना भी भरना पड़ेगा। मैं दूसरों के नज़रिया समझे बिना अपने दिल का गुबार निकालना प्रारंभ कर देता था। परिणाम, उस समय तो पुलिस के डर से वे मेरी बात मान लेते, लेकिन अंदर से बहुत चिढ़ जाते। शायद मेरे जले जाने पर दोबारा भी आग जला लेते हो कि अच्छा है सारे जंगल में आग लग जाए। कई साल गुजर जाने के बाद मुझे मानवीय संबंधों का ज्ञान हुआ तथा मैंने सामने वाले के दृष्टिकोण को समझना और उसके दृष्टिकोण से चीज़ों को देखने की कला समझी और कूटनीति पूर्वक व्यवहार करना शुरू कर दिया। आदेश देने के बजाय मैं इस प्रकार कहता था, वाह क्या बात है, खूब मज़े में रहो मेरे प्यारे बच्चों, क्या बनाया है आज खाने में, क्या बन रहा है। जब मैं तुम्हारे जितना था मुझे भी आग जलाना पसंद था। सच कहूँ मुझे आज भी बहुत अच्छा लगता है जंगल में आग जलाकर खाना बनाना, लेकिन आप शायद नहीं जानते कि पार्क में आग जलाना बहुत खतरनाक होता है। आप समझदार हैं, लेकिन सभी बच्चे आपकी तरह नहीं होते। वे आग जलाते हैं, खाना बनाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, लेकिन जाते समय आग को बुझाना भूल जाते हैं। यही आग सूखी पत्तियों से होती हुई बड़े बड़े पेड़ों तक पहुंच जाती है। जंगल में आग जलाना कानूनी अपराध है। इसके लिए आपको सज़ा भी हो सकती है। मैं आपको आदेश नहीं दे रहा हूँ, ना ही आपके आनंद में बाधा डालना चाहता हूँ। बेहतर यही होगा कि आप पिकनिक मनाएं और जाते समय आग बुझाकर उसके ऊपर धूल डाल दें। अगली बार भी आप आग जलाओ तो पहाड़ी पर बने सैंडविच में ही आग जलाना, इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। अच्छा बॉय बच्चों, सुनने के लिए शुक्रिया। सोचिए, बात दोनों बार एक थी, लेकिन उस बात को कहने की शैली में ज़मीन आसमान का अंतर था। इस तरह से बच्चों में सहयोग की भावना पैदा होती है। वे मुझसे चिढ़ते भी नहीं थे। उन्हें किसी आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं किया गया। उन्हें जंगल को बचाने की सीख दी। हम सब सामने वाले के नज़रियों से चीज़ों का अवलोकन करते हैं तो हमारी व्यक्तिगत समस्याएं तथा तनाव बहुत कम हो जाते हैं। एक बार
न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया की एलिजाबेथ नोवार्क अपनी कार की किस्त जमा कराने में 6 हफ्ते लेट हो गई। उन्होंने हमें बताया, शुक्रवार को अकाउंटेंट ने फ़ोन किया तथा कहा कि यदि सोमवार तक मैंने $122 जमा नहीं किए तो कंपनी कानूनी कार्रवाई करने पर मजबूर हो जाएगी। लेकिन सोमवार तक पैसों का बंदोबस्त नहीं हो सका। जब सोमवार को दोबारा उस अकाउंटेंट का फ़ोन आया तो मैं बुरे परिणाम के बारे में सोचने लगी। मैं विचलित नहीं हुई, बल्कि उसके दृष्टिकोण से समस्या को देखा। मैंने असुविधा के लिए माफ़ी मांगी, यह भी कहा कि शायद मेरी वजह से उन्हें ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ता है, क्योंकि पेमेंट करने में हमेशा लेट हो जाती हूँ। यह सुनना था कि उसकी आवाज़ की टोन एकदम बदल गई। उसने मुझसे कहा कि ऐसी बात नहीं है, कई लोग तो इससे भी ज़्यादा देर में पेमेंट करते हैं और बदतमीजी पर भी उतर आते हैं, झूठ बोलते हैं तथा 100 तरह के बहाने बनाते हैं। मैं कुछ भी नहीं बोली, उसे उसकी समस्याओं के बारे में बताने का पूरा मौका दिया। उसने यह भी कहा कि यदि मैं तुरंत पूरा पैसा ना दे सकूं तो कोई परेशानी नहीं, बस इस महीने के अंत तक $20 जमा कर दूं, बाकी अपनी सुविधानुसार जमा कर दूं। आगे से जब आपको किसी को आग जलाने से रोकना हो, कोई सामान खरीदना हो या किसी चैरिटी में पैसा जमा कराना हो तो थोड़ी देर ठहरे, कुछ क्षणों के लिए आंखें मूंदकर सामने वाले के नज़रिए को समझने की कोशिश करें। खुद से प्रश्न करें, सामने वाला यह काम क्यों करना चाहता है। इसमें समय तो बर्बाद होगा, लेकिन परिणाम सुखद आएंगे। आपके दुश्मनों की संख्या नहीं बढ़ेगी, तनाव बहुत कम हो जाएगा तथा काम भी इच्छानुसार ही हो जाएगा। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन हानहेम का कथन है, मैं किसी मीटिंग में जाने से पहले किसी व्यक्ति के ऑफिस के सामने वाले पैदल पथ पर 2-3 घंटे घूमना पसंद करूंगा, लेकिन मैं बिना इस बात को सोचे समझे प्रवेश नहीं करूंगा कि अंदर जाकर मुझे क्या कहना है तथा उसकी रुचियों, उपलब्धियों तथा उसके लक्ष्यों के बारे में मेरी जानकारी के अनुसार सामने वाले का क्या जवाब होगा। ये शब्द इतने महत्वपूर्ण हैं कि बार बार दोहराए जाने चाहिए। अब यदि इस पूरी किताब से आप केवल एक ही महत्वपूर्ण सबक ले लें कि हमेशा अपने दृष्टिकोण के साथ साथ सामने वाले के दृष्टिकोण से सोचना तथा देखना है, तो यह आपके करियर में काफ़ी उन्नति कर सकती है। सिद्धांत 8, पूरी ईमानदारी से सामने वाले इंसान का दृष्टिकोण समझने की कोशिश करें।